आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो एक अजीब और खौफनाक राज से भरी हुई है। आइए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक यक्षिणी के बारे में है। आपने शायद यक्षिणी के बारे में सुना हो, लेकिन क्या आपको पता है ये असल में होती क्या है? कई गांवों में आज भी इस बारे में चर्चाएं होती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां घने जंगल होते हैं। कहते हैं रात के समय जब हवा सर्द हो जाती है और पेड़ साए की तरह झूमते हैं, तब वहां एक अजीब सी आकृति घूमती है जिसे लोग यक्षिणी मानते हैं। ये ना तो पिशाच होती है, ना ही कोई राक्षस, लेकिन जो करती है वो किसी भी भूत प्रेत से कम नहीं। तो आज की कहानी में हम आपको लेकर चलते हैं राहुल नाम के एक लड़के के पास, जो इस खौफनाक सच से रूबरू हुआ। यह कहानी आपको बहुत गहरे में ले जाएगी। तो अगर आप डर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं तो अपनी हेडफोन्स लगाइए, आराम से बैठ जाइए और सुनिए ये दिल दहला देने वाली कहानी। राहुल, जो कि गुजरात का रहने वाला था, अपने 3 करीबी दोस्तों करण, माधव और राकेश के साथ एक ट्रिप पर निकलता है। ये चारों दोस्तों का गैंग कॉलेज के बाद अब नौकरी की तलाश में था और सोचा कि जब सब ज्वाइन हो जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्यों ना इससे पहले एक शानदार ट्रिप पर चला जाए। राहुल अपने दोस्तों को बताता है कि वो उन्हें अपने गांव लेकर जाएगा। गांव के बारे में उसने उन्हें बहुत कुछ सुना रखा था, जैसे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और यहाँ की शांति में क्या मजा आता है। तीनों दोस्तों को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा और वो राहुल के साथ केरला जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सफर केवल एक सुहानी छुट्टी साबित होगा? नहीं, ये ट्रिप कुछ और ही मोड़ लेने वाली थी। राहुल का गांव बहुत समय बाद देखा था, लेकिन इस बार उसे वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे वो और उसके दोस्त कभी भूल नहीं पाएंगे। कहानी में अब वह मोड़ आने वाला है जब ये चारों लड़के राहुल के गांव के जंगल में कदम रखते हैं और जो कुछ भी हुआ वो हर किसी को दहशत में डालने वाला था। वो दिन किसी खौफनाक रात की शुरुआत साबित हुआ। राहुल और उसके दोस्तों को गांव आने का मौका मिल चुका था और सभी इस नए अनुभव को लेकर बहुत उत्साहित थे। शहर की भीड़ भाड़ और भागदौड़ से बचने के लिए ये चारों लड़के ट्रेन में मस्ती करते हुए राहुल के गांव पहुंचे। गांव का घर काफी बड़ा और ऐतिहासिक था, जहां सब कुछ शांत और खूबसूरत था। राहुल अपने दोस्तों को यह बताते हुए हंसी में कहता कि घर तो उसके दादा का था, लेकिन चाचा के नाम कर दिया गया था। वैसे ये सब परिवार की कहानी है, राहुल ने मजाक करते हुए कहा। पर उसके दोस्तों के मन में सवाल उठ रहे थे कि राहुल के परिवार के पास इतनी संपत्ति कैसे आई। 2 दिन तक ये चारों दोस्तों ने गांव की सादगी में खोकर मस्ती की, लेकिन एक रात जब ये लोग बाइक राइडिंग के बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक अजनबी से सामना हुआ। वो आदमी, रमाकांत अंकल, जो पास ही रहते थे, अचानक बाहर आए और पूछ बैठे, कहां से आ रहे हो रात के इस वक्त? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस घूमने गए थे। फिर रमाकांत अंकल की नजरें कुछ तीखी हो गईं और वो बोले, तुम तो वही हो ना जो यहां कई सालों बाद लौटे हो? ये जंगल की तरफ मत जाना बेटा, और खासकर रात के वक्त। माधव ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वहां ऐसा? रमाकांत अंकल की आवाज में एक डर थी। वो जंगल वह जगह नहीं है जहां तुम लोग रात में घूमने जाओ। उस जंगल में यक्षिणी का वास है। यह सुनते ही चारों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। यक्षिणी? राकेश ने सवाल किया। वो कौन है? रमाकांत अंकल ने गहरी सांस ली और फिर बोले, यक्षिणी कोई राक्षस नहीं है, ना ही पिशाच। ये एक तरह की चुड़ैल होती है जो लड़कों को अपनी ओर खींचती है। जो जवान कुंवारे लड़के रात को जंगल से गुजरते हैं, यक्षिणी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले तो वह उन्हें अपनी सुंदरता और आकर्षण से अपनी जाल में फंसा लेती है और फिर वह उनकी जान ले लेती है। कोई भी उस जंगल में देर रात नहीं जाता, क्योंकि वह कभी वापस नहीं लौटता। चारों दोस्तों की आंखों में हलचल थी। ये कुछ अलग था, कुछ खौफनाक था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या वह जंगल और वो यक्षिणी सच में इतना खतरनाक थी? क्या वे अपनी जिज्ञासा को काबू कर पाएंगे या फिर वो खौफनाक सच जानने के लिए जंगल की ओर बढ़ेंगे? जैसे ही राकेश और माधव ने जंगल में कदम रखा, उन्हें यह एहसास होने लगा था कि शायद ये डरवानी कहानी सच हो सकती है।
रात का समय था और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। जंगल की सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यक्षिणी। माधव ने थोड़ी शराब पीकर थोड़े मस्ती में आते हुए जोर जोर से चिल्लाया, यक्षिणी आ जाना, देख अब तुझे खुद बुला रहा हूं। उसकी आवाज गहरी रात में गूंजने लगी, जैसे जंगल खुद भी सुन रहा हो। राकेश भी हंसी में मिला। मजा तो आ ही जाएगा, लेकिन इस मजाक के बीच न जाने क्यों जंगल का माहौल एक अजीब सा घना हो गया। फिर माधव अपनी मस्ती में एक पेड़ के नीचे सूसू करने लग गया। अब तो मैं तुझे इनवाइट भी कर रहा हूं, उसने हंसते हुए कहा। इस हरकत पर राकेश भी हंसी में हंसी मिलाता हुआ कहता, चल कुछ देर और मजे कर लेते हैं, फिर आधे घंटे में वापस। लेकिन जैसे ही माधव ने अपना पैर चढ़ाया और कुछ मिनटों में उनका मजा खत्म हो गया, एक अजीब सी घटना घटी। 5 मिनट बाद ही राकेश के सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। माधव, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, राकेश ने कराहते हुए कहा। माधव को भी अचानक वही दर्द महसूस हुआ। दोनों की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उनके सिर को चीर रहा हो। ये क्या हो रहा है? माधव चिल्लाया, लेकिन दोनों का दर्द और बढ़ने लगा। उनका शरीर एकदम से सुन्न हो गया और वे हिलने डुलने की हालत में नहीं थे। उनका दिल घबराहट से भरने लगा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें अब महसूस होने लगा कि शायद यहां कुछ खतरनाक है, कुछ अजनबी और डरावना, जो उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। उन दोनों की हालत और भी खराब हो गई। आखिरकार थक हार कर उन्होंने सोचा कि रेस्ट करना चाहिए। वे वहीं पेड़ के नीचे लेट गए और कुछ देर के लिए शांत हो गए। लेकिन तभी माधव के कानों में एक सॉफ्ट, गहरी और खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। वह आवाज इतनी सर्द और खौफनाक थी कि माधव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह वही आवाज थी? माधव के मन में सवाल उठने लगे और उसकी आंखें डरी डरी सी खुली। उसकी सांसें थम गईं और राकेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। दोनों अब पूरी तरह से महसूस करने लगे थे कि वे एक ऐसी जगह पर थे जहां से कोई लौट नहीं पाता। रात का सन्नाटा गहराने लगा था और जंगल के भीतर दो दोस्तों की स्थिति और भी डरावनी हो रही थी। माधव और राकेश दोनों दर्द से कराहते हुए अब पूरी तरह से चुप हो गए थे। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक माधव ने एक गहरी सांस ली और राकेश से पूछा, राकेश, तू क्या बोल रहा था? मेरे कान में कुछ आ रहा है। राकेश चौंका। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, तू क्या सुन रहा है? माधव की आवाज में हल्का डर था। नहीं, किसी ने मेरे कान में बिल्कुल पास आकर कुछ कहा, ऐसा बनी शब्द सुना। राकेश घबराया हुआ था। क्या बनी? उसे समझ में नहीं आया। क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? नहीं यार, सच में मुझे भी ये आवाज आई। एकदम कान के पास से किसी ने कहा, बनी, ऐसा जैसे किसी ने बुलाया हो। माधव ने कहा, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। राकेश की हालत भी बिगड़ने लगी थी। क्या तुझे भी आवाज आई? राकेश ने हैरान होते हुए पूछा। वह अब पूरी तरह से सिहर चुका था। नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। फिर एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। अचानक राकेश के कान में भी वही आवाज आई, एकदम साफ और खौफनाक, वे कौवा की बन्नी। वह आवाज गहरी और सेडेक्टिव थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पुकार रही हो। राकेश का दिल धड़कने तेज हो गया और उसने कांपते हुए माधव से पूछा, तू क्या बोल रहा है? यह आवाज मेरे कान में भी आई, बिल्कुल साफ। माधव का चेहरा और भी डरावना हो गया। तू सच में कुछ नहीं कर रहा? राकेश ने पूछा। मैं क्या कर सकता हूं, सच में मुझे भी यही सुनाई दे रहा है। दोनों के कानों में एक जैसे आवाजें आई हैं, माधव ने बेमन से कहा। उनकी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं और उनका दिमाग तेजी से सोचने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सच में उस यक्षिणी का काम है? उन दोनों को यह समझ में आ चुका था कि कुछ बेहद गलत हो रहा था और यह जंगल शायद उनकी जान के लिए खतरे से कम नहीं था। दोनों की सांसें तेज हो गईं और डर के साए ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। जंगल की गहरी रात में माधव और राकेश की हालत और भी भयानक हो रही थी।
दोनों दर्द और डर से चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें अब खुल नहीं पा रही थीं। वो जितनी कोशिश करते, आंखें उतनी ही भारी हो जाती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पूरी तरह से जकड़ कर रखे हुए हो। सामने अंधेरा था और अचानक सब कुछ साइलेंट हो गया, जैसे किसी ने पूरे जंगल का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। एक पल के लिए वो सिर्फ अपने दिल की धड़कनों को सुन सकते थे, लेकिन अब वहां कुछ और था। यह आवाजें, ये डरावनी सन्नाटा, कुछ तो गड़बड़ था। फिर अचानक माधव के दाहिने कान से लेकर उसके पूरे चेहरे तक एक अजीब सी हवा आई, जैसे कोई बेहद नजदीक से फूंक मार रहा हो। वह एक ठंडी, सेड्यूसिव हवा थी जो उसके कानों से होते हुए उसके मुंह तक पहुंच गई। माधव एकदम कांपते हुए बर्फ की तरह सन्न हो गया। उसी समय राकेश के मुंह पर भी वही हवा महसूस हुई, जैसे कोई राक्षसी साया उनकी ओर बढ़ता जा रहा हो। दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए हो। अब उन्हें यह महसूस हो गया कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है, यह कोई पैरानॉर्मल घटना थी, और उनका डर और बढ़ गया। फिर भी वे किसी तरह आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दोनों की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, सामने जो दृश्य उभरता है वह बिल्कुल खौफनाक था। जंगल के अंधेरे में उस विशाल पेड़ के पीछे, जिसे माधव ने सूसू करने के लिए चुना था, वहां से अचानक एक हल्की सी पीली रोशनी फूटती है। वह लाइट एक फ्लैश लाइट जैसी लग रही थी, और उस लाइट के चारों ओर एक विचित्र सी चमक बिखरी हुई थी। यह सब देखकर दोनों के दिमाग में जैसे बर्फ की ठंडी परत जम गई हो। अब उन्हें समझ में आ गया कि वे एक ऐसी चीज से जुड़े हुए थे जिससे उनकी जिंदगी कभी भी वापस सामान्य नहीं हो सकती थी। राकेश की आंखें अचानक खुलती हैं, जैसे वह किसी भयानक सपने से बाहर निकला हो। वह पूरे जंगल में हड़बड़ी में इधर उधर देखता है और एकदम से उठ खड़ा होता है। उसका पहला ख्याल था माधव। वह हर जगह उसे ढूंढता है, लेकिन माधव कहीं दिखाई नहीं देता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। माधव, माधव, वह जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरी जंगल में गूंजती है, लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। राकेश बेतहाशा इधर उधर दौड़ता है, लेकिन माधव का कहीं कोई पता नहीं मिलता। फिर अचानक वह उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां से वह पहले बेहोश हुआ था। पेड़ के पास खड़ा है एक अद्भुत दृश्य। सामने खड़ा हुआ माधव, लेकिन वह कुछ अजीब था। उसकी आंखें खोई हुई सी लग रही थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो लेकिन कुछ महसूस न कर रहा हो। राकेश तेजी से उसके पास बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस पेड़ के पीछे कुछ और देखती है। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गोल और गहरी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसकी काली साड़ी हवा में लहराती हुई उसके शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी। बाल खुले हुए थे और वह लड़की एकटक माधव को देख रही थी। उसका रूप, उसकी मौजूदगी एक खौफनाक आकर्षण से भरी हुई थी। राकेश को यह लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसकी सुंदरता में कुछ रहस्यमय था जो उसे डर से भी ज्यादा खींच रहा था। लेकिन उसका डर इस बात से था कि वह जो कुछ देख रहा था वह सच में था या सिर्फ एक भूतिया कल्पना। वह लड़की जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, राकेश के शरीर में एक ठंडक दौड़ जाती है। वह लड़की जो इस धरती पर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मानो कोई इस तरह की हो ही नहीं सकती, अचानक पेड़ के पीछे से बाहर निकल आई और सीधे माधव की तरफ बढ़ने लगी। राकेश ने यह देखा और एक ठहरी हुई सांस ली। तभी उसे रमाकांत जी की बात याद आ गई। यक्षिणी है जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। ये सोचते सोचते वह चुपचाप खड़ा रहा और धीरे धीरे समझने लगा कि वह कुछ गलत देखने वाला है। वो यक्षिणी अब माधव के बिल्कुल सामने थी और रुकते हुए एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। राकेश के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो कांपते हुए झाड़ियों के पीछे छुप गया। वह देखना चाहता था कि अब क्या होगा, क्या वह अपने दोस्त को बचा पाएगा या नहीं। फिर अचानक यक्षिणी ने माधव को पकड़ लिया, उसके कॉलर से जकड़ते हुए उसे पेड़ के पास खींच लिया। राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देख सकता था कि अब माधव पूरी तरह से उस महिला के नियंत्रण में था। वह बस बैठा हुआ था, जैसे किसी काले जादू से बंधा हो। अब वो औरत अपने शरीर पर से काले रंग की साड़ी उतारने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जो राकेश को और भी डराती जा रही थी। रात का सन्नाटा पूरी तरह से जंगल में पसरा हुआ था और एक अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि सामने का दृश्य कुछ और ही था। वह औरत जो अब पूरी तरह से नग्न हो चुकी थी, पेड़ के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसकी खूबसूरती और अजनबीता ने राकेश को झकझोर कर रख दिया। यह क्या था? वह इतनी रात को यहां कैसे आई? उसकी मौजूदगी ने राकेश को अजीब सा एहसास दिलाया, जैसे कोई बुरी ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने अपना फोन निकाला और बिना किसी निजी मकसद के बस एक प्रमाण जुटाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि किसी को यकीन नहीं होगा कि यह सब हुआ है। सामने वह यक्षिणी माधव के पास आकर खड़ी थी और उसे खींचते हुए अपने कदमों में समेट रही थी। माधव जैसे कोई जिंदा शरीर नहीं था, बस एक मोहरे की तरह उसकी गिरफ्त में आ गया था। राकेश की आंखों के सामने वह महिला माधव के कपड़े उतारने लगी और कुछ ही पल में वह उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर चुकी थी। राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अपने दोस्त को बचाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कदम बढ़ाया तो खुद भी उस यक्षिणी के हाथों में फंस जाएगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। आखिरकार वह औरत माधव को जमीन पर लिटा देती है और उसके साथ एक खौफनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। राकेश यह सब देख रहा था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकता है। वह सिर्फ देख सकता था, लेकिन कुछ भी करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। और फिर जैसे ही उसने माधव के सिर को पकड़ लिया और उसे चूमने लगी, राकेश की नजरें वैसी ही बुरी स्थिति में अटक गईं। आखिरी मौका था, लेकिन राकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने एक पेड़ के नीचे उसका दोस्त माधव बेसुध पड़ा हुआ था। उसके ऊपर वह खौफनाक यक्षिणी बैठी थी और राकेश को उसकी पीठ ही नजर आ रही थी। कुछ पल बाद जब यक्षिणी ने माधव को उठाकर चूमने की स्थिति में लाया, तब राकेश को माधव का चेहरा साफ दिखने लगा, लेकिन वह अजीब था। माधव सिर्फ एक तक यक्षिणी को देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। राकेश का दिल दहल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी यक्षिणी ने माधव को अपनी ओर खींचा और उसे कुछ दूर धकेल दिया। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। माधव के होंठ अब पूरी तरह से गायब हो चुके थे। यक्षिणी ने उन्हें पूरी तरह से चबा लिया था। उसकी होंठों की खाई हुई जगह अब मुंह से बाहर निकल आई थी और माधव का चेहरा अब लहूलुहान था। यह देखकर राकेश का दिल बैठ गया। वह पूरी तरह से डर से कांपने लगा। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, यक्षिणी ने एक और भयावह हमला किया। उसने माधव की नाक को पूरी तरह से काट लिया। राकेश की आंखों के सामने वह पूरे चेहरे को खा रही थी और वह असहाय खड़ा था। कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने नीचे से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से यक्षिणी की ओर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर यक्षिणी को लगा, 1 सेकंड में पूरी स्थिति बदल गई। उसकी बॉडी एकदम उलटी हो गई, जैसे किसी बेजान गुड़िया की तरह। उसकी गर्दन एक ही झटके में 180 डिग्री घूम गई और अब वह राकेश को घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और राकेश को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा खुद से बाहर निकलने को तैयार हो। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खूबसूरत लड़की उसने पहले देखा था, वह अब कुछ बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि लगभग पूरा चेहरा उनकी चपेट में था और उस चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह मानो किसी शैतानी खेल का हिस्सा हो। उसकी त्वचा पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जैसे किसी ने खून से पेंट कर दिया हो। वह अब राकेश के सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, और उसके मुंह में माधव के टूटे हुए होंठ थे, जिन्हें वह चबा रही थी। माधव का चेहरा अब खौफनाक था। कटी हुई नाक और छिले हुए होंठों के साथ वह भी वहीं बेतुकी मुस्कान लिए खड़ा था, जैसे कुछ महसूस ना हो रहा हो। यह देखकर राकेश की पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे एक पल भी वहां नहीं रुकना था। बिना किसी हिचकिचाहट के
उसने जितनी ताकत लगाई उतनी तेजी से वह भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई उसके पास आकर फूंक मार रहा हो, जैसे किसी का हाथ उसकी पीठ पर हो। लेकिन वह बिना कुछ सोचे बस भागे जा रहा था। भागते भागते वह किसी तरह से जंगल से बाहर निकल आया और सीधे राहुल के घर पहुंच गया। गुस्से और डर से हाँफते हुए उसने दरवाजा खटखटाया और राहुल को जगाया। राहुल, राहुल, उठो! वह बेतहाशा चिल्ला रहा था। राहुल और करण दोनों को जगाते हुए उसने पूरी घटना बता दी। यार, हम लोग रात को गए थे, वहां कुछ अजीब हुआ। यक्षिणी मिल गई, माधव गायब है। लेकिन राहुल और करण उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? रात को प्रैंक मत करो, दिन में करो। वे उसे हंसी में टाल रहे थे। राकेश बस 2 घंटे तक रोता रहा, अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यार, सच में देखो, हमारा दोस्त गायब है। वह चिल्ला रहा था, लेकिन राहुल और करण नहीं मान रहे थे। उन्हें लगा कि यह सब महज एक डरावनी कहानी है जो किसी प्रैंक की तरह लग रही थी। तीनों दोस्त अब थोड़ा गंभीर हो गए थे। राहुल और करण, जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब राकेश की बातों को गंभीरता से लेने लगे। राकेश ने कहा, भाई देख लो, बाइक वहीं खड़ी है और नीचे से कोई निशान नहीं मिला। यह सुनकर उन्होंने आखिरकार उसकी बात पर ध्यान देना शुरू किया। तब तीनों, राहुल, करण और राकेश, एक बाइक पर बैठकर उस डरावनी जगह की ओर निकल पड़े। सुबह होने ही वाली थी, करीब 5:56। वे जल्दी से उस स्थान तक पहुंच गए जहां सब कुछ हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचे और राकेश ने उन्हें बाइक के स्थान के पास ले जाकर दिखाया, वे देखकर हक्के बक्के रह गए। बाइक के हिस्से टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से हथौड़े मारे हों। टंकी पूरी तरह से चूर चूर हो चुकी थी और उसके पास सब कुछ बिखरा हुआ था। फिर वे आगे बढ़े और राकेश ने उन्हें उसी स्थान पर ले जाया जहां वो खौफनाक घटना घटी थी, पेड़ के पास। पेड़ के पास पहुंचते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां सिर्फ माधव के कपड़े, बेल्ट, जूते और मोजे पड़े थे, कुछ भी नहीं था। यह देख तीनों की चीखें निकल पड़ी। माधव, माधव! वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनकी आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। राहुल गुस्से में बोला, तुम लोग क्यों गए वहां? रमाकांत जी ने कहा था कि रात को नहीं जाना चाहिए था। करण भी राकेश को समझा रहा था, लेकिन राकेश की हालत खराब हो चुकी थी। उसका सिर चकरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ यही सोच रहा था कि किसी भी हाल में वो माधव को ढूंढे और उसे वापस लाए। जैसे जैसे वे जंगल में माधव को ढूंढ रहे थे, राकेश की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह डर रहा था कि क्या जो उसने देखा वह सच था। क्या यक्षिणी ने सच में माधव को खा लिया था? लेकिन माधव कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक राहुल और करण को एहसास हुआ कि राकेश उनके साथ नहीं है। वे दोनों घबराए और चिल्लाते हुए राकेश को ढूंढने लगे। राकेश, राकेश! वे इधर उधर उसे बुला रहे थे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद वे फिर उसी स्थान पर लौटे जहां से उनका सफर शुरू हुआ था, पेड़ के पास। और वहां खड़ा हुआ था राकेश, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिन रात को माधव खड़ा था, गुमसुम और बिल्कुल चुप। राहुल और करण के दिल में एक अजीब सा डर समा गया और वे धीरे धीरे राकेश के पास पहुंचे, मानो उस काले सच को सामने देखना नहीं चाहते थे। राकेश पेड़ को घूरते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे कुछ खो गया था। उसकी नजरें पेड़ की शाखाओं में अटकी हुई थीं और वो जैसे किसी गहरी सोच में खो गया हो। राहुल और करण ने उसे देखा तो दोनों एक साथ उसके पास दौड़े और उसे जोर से झंझोड़ा। क्या हो गया तुझको? पेड़ को क्यों घूर रहा है? क्या पागल हो गया है? राहुल ने गुस्से में कहा। राकेश एक झटके से होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी भावनाएं नहीं थीं। वह बिल्कुल खाली नजर आ रहा था, जैसे उसका दिमाग कहीं खो गया हो। मुझे नहीं पता यार, बस पेड़ को देख रहा था और मैं घूरते घूरते बस खड़ा रह गया। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहां कब से खड़ा हूं। वह बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन उसे खुद भी अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। राहुल और करण एक दूसरे को घूरते हुए डर गए। यह कोई साधारण बात नहीं थी।
माधव तो कहीं नजर नहीं आ रहा था और अब राकेश का यह हाल। दोनों के दिलों में एक घबराहट सी फैल गई। क्या उनके साथ कुछ और अजीब होने वाला था? राहुल ने सोचा कि उन्हें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए और चुपचाप गांव के घर की तरफ बढ़े। डर और उलझन में डूबे वे घर पहुंचे, लेकिन किसी को यह नहीं बताना चाहते थे कि जंगल में क्या हो रहा था। राहुल ने फटाफट अपने दादाजी से बात करने का फैसला किया। दादाजी के पास बैठकर उसने धीरे धीरे यक्षिणी और उसके बारे में जो कुछ भी सुना था सब बताना शुरू किया। साथ ही गांव में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में भी पूछा। काला जादू, भूत प्रेत और दादाजी के पुराने किस्से। दादाजी ने धीरे से जवाब दिया, तुमने जो सुना है वह सच हो सकता है। हमारे गांव में एक बाबा रहते हैं जिनके पास इन सब का इलाज है। वह जानता है कि क्या हो रहा है और कैसे इससे निपटना है। राहुल और करण अब और भी ज्यादा घबराए हुए थे। ये बातें उन्हें और भी डराने लगीं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस बाबा के पास जाने के, जो शायद उनकी मदद कर सकता था। बाबा के बारे में गांव में कोई बात नहीं करता था। वो गांव के कोने में एक अलग से भागे हुए इलाके में रहते थे और उनका छोटा सा टूट फूट वाला घर था जहां किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि बाबा एक सिद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास अजीब और गरीब शक्तियां हैं। वे कुछ भी नियंत्रित कर सकते थे, जैसे भूत प्रेत, यक्षिणी और अन्य अदृश्य शक्तियां। यह सुनकर राहुल, करण और राकेश में और भी ज्यादा डर समा गया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि इस सिचुएशन का हल कहीं न कहीं इस बाबा के पास ही हो सकता है। वह तुरंत बाइक पर बैठकर बाबा के घर की ओर दौड़ पड़े। मन में डर था, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वे बाबा के घर के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी अजीब था। कहीं से कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। उन्होंने घर का दरवाजा खोला और अंदर देखा। बाबा खाट पर लेटे हुए थे। वे देख सकते थे कि बाबा के चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वह सब कुछ जान रहे हों। बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, मुझे पता था तुम लोग क्यों आए हो। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल, करण और राकेश को कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या बोलें। डर इतना था कि भागने का मन कर रहा था, लेकिन वे अब रुकने को मजबूर थे क्योंकि वे जानते थे कि स्थिति पहले से ही बहुत खराब हो चुकी थी। राकेश ने बाबा को सारी घटना बताई, कैसे माधव गायब हो गया, कैसे रात को यक्षिणी ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और कैसे वह पेड़ जिस पर माधव ने पेशाब किया उसकी गिरफ्त में आ गया। बाबा ने आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। फिर धीरे से बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस पेड़ के पास जिस पर माधव ने पेशाब किया वह यक्षिणी का घर था। जब तुमने वहां पेशाब किया तो वह यक्षिणी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। राहुल और करण घबराए हुए थे, लेकिन बाबा ने उन्हें और भी ज्यादा घेरते हुए पूछा, क्या तुमने उसे और किसी तरीके से छेड़ा था? क्या तुमने उस जगह पर और कुछ किया था? राकेश ने डरते हुए सारी बातें बता दी। हमने बस देखा था और मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। बाबा की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। तुमने उसे छेड़ा और अब वह तुम्हारे पीछे पड़ेगी। यक्षिणी कुछ भी कर सकती है और तुम उसके जाल में फंस चुके हो। बाबा के शब्दों में एक खौफ था जो तीनों के दिलों में डर की लहर दौड़ा गया। राकेश ने डरते डरते बाबा को बताया, मुझे एक पत्थर से वार करना पड़ा था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि मैंने क्या किया। बाबा ने उसकी बात को सुनते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब यक्षिणी तुम्हारे पीछे है, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। जब भी कोई उसकी टेरिटरी में घुसता है, खासकर अगर कोई उसे छेड़े, तो वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। चाहे अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो तुम्हारा बदला जरूर लेगी। यह सुनकर तीनों के चेहरों पर डर और घबराहट फैल गई। उन्होंने बाबा से विनती की, बाबा कृपया बताइए, हमें कैसे बच सकते हैं? हम किसी भी हालत में अपने दोस्त माधव को वापस चाहते हैं। तीनों अब शरण में गिर चुके थे, क्योंकि बाबा के पास ही उनके लिए उम्मीद की एकमात्र किरण थी। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर गहरी आवाज में कहा, तुमने जो किया है वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। राकेश, जब तुम पेड़ के सामने खड़े होकर उस पोजीशन में थे, तो तुम्हारी आंखों के सामने जो हुआ वह तुम्हें तब तक नहीं समझ आया था, लेकिन अब तुम समझ रहे हो।
यक्षिणी अभी भी तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले सकती है। तीनों ने बाबा जी से एक ही सवाल पूछा, तो फिर हमें क्या करना होगा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे पास एकमात्र उपाय है, लेकिन वह भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। यदि तुम अपने दोस्त माधव को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल में एक काला मंदिर ढूंढना होगा। रात के वक्त वह मंदिर दिखाई देगा। यह यक्षिणी का महल हो सकता है, लेकिन यह रास्ता खतरनाक होगा। और राकेश, तुमसे जुड़ी एक और बात है। अगर तुम्हें उसके चंगुल से बचना है तो सिंदूर से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। यक्षिणी सिंदूर से डरती है। राहुल और करण ने ध्यान से बाबा की बातें सुनी। तो हम जब भी उस मंदिर में जाएंगे, हमें सिंदूर अपनी जेब में रखना होगा? राकेश ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, यह कोई आसान रास्ता नहीं है। तुम्हारे सामने कई खतरनाक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि माधव वापस लौटे तो यही एकमात्र रास्ता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बाबा की बातों को ध्यान से सुना। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने बाबा से शाम के समय की अनुमति ली और तीनों ने रात को उस काले मंदिर की ओर चलने का फैसला किया। जंगल की गहरी रात में उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। क्या वे उस काले मंदिर तक पहुंच पाएंगे? क्या वे माधव को वापस ला सकेंगे? और क्या यक्षिणी सच में सिंदूर से डरती थी? सब कुछ अब अनिश्चित था और उन तीनों का रास्ता एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह की ओर था। राकेश की आंखें अचानक खुलीं। कमरे में अंधेरा था और बाकी दोनों दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। घड़ी में आधी रात हो चुकी थी। राकेश का दिल धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा घर ही ठंडा हो चुका हो, मानो कोई खौफनाक साइलेंस छा गया हो। उसने एक नजर राहुल और करण की तरफ डाली, जो गहरी नींद में थे, बिल्कुल बेखबर। राकेश की घबराहट बढ़ने लगी। वह बुरी तरह से कांपते हुए बुदबुदाया, तुम लोग सो रहे हो? माधव को बचाने का वक्त निकल जाएगा और तुम लोग अभी भी सो रहे हो? वह घबराए हुए कदमों से दोनों को झंझोड़ता है। उठो, पागलों की तरह क्यों सो रहे हो? रात हो गई, जाने का वक्त है। अगर हम अब नहीं गए तो हमारा दोस्त मर जाएगा। लेकिन राहुल और करण, जो पहले ही बहुत थके हुए थे, मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए सोते रहे। राकेश की घबराहट और बढ़ गई। रात का माहौल कुछ अलग था, कुछ अजीब सा था। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर कोई निगाहें हैं, कोई छाया उसे घेर रही है। हवा में एक ठंडी, भयावह सिहरन थी। क्या है ये? राकेश ने मन ही मन सोचा। कहीं ये यक्षिणी की चाल तो नहीं? उसके अंदर डर और निराशा का एक अजीब सा मिश्रण था। वह जानता था कि बाबा ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था, लेकिन उस डर के बावजूद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपने दोस्त को बचाना था। वह फिर से दोनों को आवाज देने लगा, उठो, कुछ करो, हम नहीं रुक सकते। यह रात हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। रात की सघनता और गहरी चुप्पी ने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। उसने सोचा, अगर इस रात में कुछ गलत हो गया तो? लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। जो भी करना था, करना था। उसने तय किया कि वह अकेले ही काले मंदिर की ओर जाएगा। राकेश की आंखों में डर था। वह बार बार राहुल और करण को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों गहरी नींद में थे, जैसे कुछ सुने ही नहीं। आधी रात हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वह अकेला ही अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था। वो बेबस होकर इधर उधर भागने लगा। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां खिड़की के बाहर यक्षिणी लटकी हुई थी। उसके काले बाल हवा में लहराए जा रहे थे और उसकी आंखें खौफनाक तरीके से चमक रही थीं। राकेश का दिल धड़कने लगा। वह एकदम से कांपते हुए कमरे के कोने में चला गया। उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया था। वह डर से पूरी तरह से बेजान हो चुका था। जो भी उसके हाथ में आता वह उसे यक्षिणी की ओर फेंक देता, यह सोचकर कि शायद वह उसे छोड़ दे। क्या चाहती है तू मुझसे? राकेश जोर जोर से चिल्लाया, तू यहां से जा। वह राहुल और करण को जोर जोर से झकझोरता है, उठो, पागल हो क्या? ये क्या हो रहा है? लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह घिरे हों। राकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था।
और फिर उसकी नजर फिर से खिड़की पर पड़ी। इस बार यक्षिणी के पास माधव खड़ा था। वह भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। दोनों की मुस्कान राकेश के अंदर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। तुम क्या चाहते हो मुझसे? राकेश चिल्लाया, लेकिन यक्षिणी ने धीमे मीठे स्वर में जवाब दिया, बस तुम बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम आओ, तुम्हारा दोस्त खुश रहेगा। राकेश के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई और फिर जैसे कोई झटका लगा, उसके अंदर का डर एक पल में खत्म हो गया। वह उठ खड़ा हुआ, जैसे किसी करंट से पार हो गया हो। उसका दिल अब भरे हुए जुनून से धड़कने लगा। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, यक्षिणी की आवाज आई, आजा पन्नी बन्नी, तुम्हें आजादी मिलेगी। माधव भी जोर से चिल्ला रहा था, आजा राकेश। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि अचानक एक जोरदार झटका उसकी आंखों के सामने आया। उसकी आंखें खुलीं और वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह दरवाजे के पास खड़ा नहीं था, बल्कि वह अपने बिस्तर पर लेटा था। राहुल और करण उसके ऊपर खड़े थे, उसे झकझोरते हुए कह रहे थे, तू कब से चिल्ला रहा है? हम तुझे बार बार जगा रहे हैं, तू सो रहा था और चिल्लाए जा रहा था। राकेश का दिल बैठ गया। क्या यह सब सच में हुआ था या वह सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था? राकेश की घबराई हुई आवाज गूंज रही थी, जगो जगो जगो। लेकिन राहुल और करण की आंखों पर नींद का राज था। जब किसी ने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया तो राकेश हड़बड़ी में बोल पड़ा, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, मैंने सब कुछ देखा। यक्षिणी, माधव, सब कुछ। यह सब सपना नहीं था, सच में यह सब हुआ था। वह बेतहाशा बोलते जा रहा था। राहुल और करण चुप रहे, लेकिन यह समझ गए कि अब कुछ करना पड़ेगा। राकेश ने कहा, यक्षिणी के बारे में जितना मैंने जाना है, अब हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए, हमें जंगल में जाना होगा। तीनों ने जल्दी से बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाइक पार्क की और उस पेड़ की दिशा में बढ़े जहां वे पहले दिन आए थे। करीब 2 घंटे ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन तभी करण ने एक अद्भुत बात देखी। दूर से बाईं ओर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वह फौरन बोला, वहां देखो, कुछ तो है। तीनों ने अपनी राह पकड़ी और उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक रहस्यमय और काले रंग का मंदिर सामने दिखा, जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में उन्हें यह मंदिर कभी नजर नहीं आया था। अब वे समझ गए कि यह वही काला मंदिर है जो बाबा ने बताया था। उन्होंने अपने औजारों को कसकर पकड़ा और मंदिर की ओर बढ़ने लगे, अपनी जान की परवाह के बिना। मंदिर में घुसते ही उनके कदम रुक गए। चारों ओर खून के ताजे छींटे फैले हुए थे, जैसे कोई भयंकर युद्ध हुआ हो। तीनों के चेहरे पर डर और संदेह की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्हें माधव चाहिए था। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते रहे और तभी अचानक एक काली बिल्ली उनकी राह में कटी और तेजी से जंगल में गायब हो गई। यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सा डर छा गया। राकेश कहाँ गया? राहुल ने घबराते हुए पूछा। करण की नजरें राकेश के लिए खोज रही थीं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। वह अचानक से गायब हो चुका था। अब सुनसान मंदिर में उनके कदमों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। वह चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। फिर राहुल ने गहरे डर से पुकारा, राकेश, राकेश। उसकी आवाज पूरी मंदिर में गूंज उठी, जैसे हर दीवार पर उसका नाम लिखा हो। और अचानक मंदिर की खामोशी में एक बर्फीली सिहरन दौड़ने लगी। राकेश की आवाज पूरे सुनसान मंदिर में गूंज रही थी और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। राहुल और करण दोनों डर के साए में इधर उधर टॉर्च की रोशनी से तलाश रहे थे, लेकिन राकेश का कहीं पता नहीं चल रहा था। रात की घनी खामोशी में हर आहट डर का कारण बन रही थी। अचानक उनकी नजरें ऊपर की ओर जाती हैं। स्टेयर्स, जो पहले दिखाई नहीं दी थीं, अब वो साफ साफ दिखने लगी, जैसे ये जगह अभी बन रही हो। और उनके कदम उन सीढ़ियों की ओर बढ़ते गए। कहाँ जा रहे हैं हम? करण ने डरते हुए पूछा, लेकिन राहुल बिना कोई जवाब दिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, उनका दिल रुक सा जाता है। सामने दीवार पर राकेश खड़ा है, अपनी आंखें एक ठंडी दीवार में गड़ाकर घूरता हुआ। राहुल और करण ने उसे जोर से झकझोरा, राकेश, क्या कर रहे हो?
उठो। लेकिन राकेश पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बस चुपचाप दीवार को देखे जा रहा था। जब वे उसकी नजरों के उस जादुई स्थल पर पहुंचे तो उनकी सांसें थम गईं। दीवार पर एक मानवाकृति बनी हुई थी, पत्थरों और रेत से कुरेदी गई एक विकृत शक्ल, जैसे कोई भूतिया मूर्ति हो जो दीवार में गड़ी हुई हो। उनके चारों ओर पूरी दीवारों में इस तरह की मूर्तियों की एक कतार थी, अजीब, डरावनी, और हर एक की शक्ल अलग थी। पूरे डोम में ऐसा लगता था जैसे ये सारी मूर्तियां कोई अनजानी डरावनी ताकत से बनी हो जो किसी भूतिया कृत्य को दर्शा रही हो। यह देखकर तीनों का दिल बैठने लगा। यह जगह, यह तो सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कातर आवाज में कहा। उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वह समझ गए कि यहां कुछ गलत है। अगर वे यहां रुके तो उनका भी वही हाल हो सकता है जो राकेश का हुआ था। डर और घबराहट के साथ राहुल ने राकेश को जोर से झकझोरते हुए कहा, क्यों नहीं बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? राकेश अचानक चौंका, जैसे उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। वह बिना किसी इमोशन के बोला, क्या हुआ भाई? हम ढूंढने नहीं गए थे क्या? उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था, जैसे उसने सब कुछ भुला दिया हो, जैसे उस पर किसी की साया छा गया हो। राकेश की चुप्पी और अजीब व्यवहार ने राहुल और करण को और ज्यादा परेशान कर दिया था। उनका डर अब एक अजीब सी घबराहट में बदल चुका था। वह तीनों मिलकर एक साथ चलने वाले थे, लेकिन राकेश अचानक से गायब हो गया। यही नहीं, वह अब पहले जैसा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा था, जैसे वह एक अलग ही दुनिया में खो चुका हो। वह बस इधर उधर देखता जा रहा था और उसकी आंखों में वह डर या घबराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। क्या तुम ठीक हो राकेश? राहुल ने धीरे से पूछा, लेकिन राकेश की आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वह किसी और ही ताकत के प्रभाव में हो। बस ध्यान रखो, यक्षिणी है, राकेश ने बमुश्किल आवाज में कहा और फिर उसी मूर्ति को घूरने लगा जो दीवार में बनी थी। क्या यक्षिणी? करण ने चौंकते हुए पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही सुनी सुनाई कहानी का हिस्सा बन रहा था। तू जानता है ये क्या है? राहुल ने राकेश से पूछा। अगर तुझे पता है तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू डर क्यों नहीं रहा? लेकिन राकेश चुप रहा। वह सिर्फ उस दीवार की मूर्ति को घूरता रहा, जैसे वह कुछ बहुत ही खतरनाक चीज देख रहा हो। अब राहुल और करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवार पर बनी मूर्तियां तो पूरी तरह से इंसानों की शक्ल में थीं, लेकिन एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक महिला की आकृति भी बनी थी, जो कोई और नहीं बल्कि वही यक्षिणी थी। तुम्हें तो पता था कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, और फिर तू यहां क्यों खड़ा है? भाग क्यों नहीं रहा? राकेश का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। वह बस यक्षिणी को घूरता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब दोनों को यह साफ समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वे यहां से भागने का सोचने ही लगे थे कि अचानक से राकेश की जेब से एक सिंदूर की पुड़िया गिर पड़ी। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। सिंदूर, वही चीज जिससे यक्षिणी डरती थी, राकेश के पास कैसे आ सकती थी? यह तो किसी और ही ताकत का इशारा था। क्या तुमने यह सिंदूर रखा था? राहुल ने सवाल किया, लेकिन राकेश बस उसी खामोशी में डूबा रहा। राकेश की जेब से सिंदूर की पोड़ियां गिरते ही, जैसे ही वह जमीन पर गिरी, मंदिर के चारों कोनों से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी किसी औरत की, एक डरावनी, खौफनाक हंसी थी। राहुल और करण की धड़कनें तेज हो गईं और वे घबराए हुए पूरी ताकत से मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन राकेश, जो अब तक एकदम चुप था, अचानक उनकी राह रोकने के लिए खड़ा हो गया। वह दोनों को अपनी मजबूत पकड़ से पकड़कर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से बदल चुका हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वह सामने यक्षिणी की मूर्ति को घूर रहा था। राहुल और करण जोर जोर से उसे खींचने लगे, लेकिन राकेश का शरीर जैसे पत्थर की तरह कठोर हो गया था। वह टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों को अपने आप को छुड़वाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाजें और हंसी सुनाई देने लगी। चारों ओर से वह हंसी गूंज रही थी और धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी तेज और सेडक्टिव हो गई कि दोनों की सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। वह जैसे किसी जादू के प्रभाव में आ गए थे।
बनी भगवानी, मणि अनीनी। वह आवाज जैसे गहरी, शहद जैसी, हर शब्द में सम्मोहन था। राहुल और करण, जो पहले भागने की कोशिश कर रहे थे, अब जैसे जादू की गिरफ्त में थे। उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा था कि वे कहां हैं और क्या हो रहा है। वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जैसे वे यक्षिणी की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों का मस्तिष्क धुंधला हो चुका था और एक अजीब सा खिंचाव उन्हें उस तरफ खींच रहा था। वे दोनों अब पूरी तरह से बहक चुके थे। यक्षिणी की मूर्ति के पास जाते हुए अपने ही डर और रहस्य में खो गए थे। यक्षिणी की शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि वह हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी, और अब यही हो रहा था। राहुल और करण ने देखा कि यक्षिणी की मूर्ति के पास एक और मूर्ति थी, और वह मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि माधव की थी। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसे माधव जीवित था, लेकिन उसका शरीर पत्थर में तब्दील हो चुका था। यह देख दोनों का दिल बैठ गया और उन्हें समझ में आ गया कि यक्षिणी ने उनके दोस्त को पूरी तरह से अपना जाल में फंसा लिया था। मंदिर के अंदर हर जगह इंसानी आकृतियां थीं जो किसी ने रेत और पत्थरों से उकेरी थीं। वे सभी वो लोग थे जो यक्षिणी ने अपनी क्रीड़ा के लिए कैद कर रखे थे, और अब उनकी आत्माएं यहीं फंसी थीं। इस भयानक दृश्य को देखकर दोनों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि माधव अब कभी वापस नहीं आएगा। राहुल और करण, जिनके दिलों में डर का सैलाब उमड़ आया था, अब हर हाल में वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन राकेश, जो अब पूरी तरह से यक्षिणी के वश में था, उन्हें अपनी पकड़ से न हिलने दे रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसने गुड़िया को पकड़ा हो। यक्षिणी की हंसी और उसकी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं, और अब तो उसका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि राहुल और करण को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। अचानक उनके कानों के पास हल्का सा हवा का झोंका आया, जैसे कोई उनके पास से फूंक मार रहा हो। फिर एक डरावनी घबराहट के साथ करण ने महसूस किया कि कोई उसके पास आया है और उसे छूने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाया, राहुल, राहुल, कुछ हो रहा है, मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूं। राहुल, जो खुद भी उसी हालत में था, ने उसे सलाह दी, तू दिमाग को खाली कर, कुछ मत सोच, बस कुछ नहीं सोचना, हम यहां से निकलेंगे, भाग जाएं। लेकिन करण, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, डर के साए में बोला, भाई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ये कुछ और ही है। इतने में एक अजीब सी शांति फैल गई। सारी आवाजें अचानक से बंद हो गईं, और फिर वे दोनों सामने देख रहे थे। दरवाजे के पास काले साड़ी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बाल खुले हुए थे और गोल आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह लड़की, जो अब तक उन्हें पूरी तरह से सम्मोहित कर चुकी थी, वही यक्षिणी की असली रूप में खड़ी थी। उसकी खूबसूरती ने राहुल और करण को मंत्रमुग्ध कर दिया, जैसे उन्हें कुछ भी याद ही नहीं रहा कि वे कहां हैं और क्या हो रहा है। राहुल और करण यक्षिणी के सम्मोहित रूप को देखकर जैसे सब कुछ भूल गए थे। उनके दिमाग में सिर्फ वही खूबसूरत रूप छाया हुआ था। यक्षिणी अपने पैरों में बजी पायल की आवाजों के साथ उनके पास पहुंची, और दोनों उसे बस घूरते रहे, जैसे उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। यक्षिणी धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ती हुई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक मुस्कान के साथ उसने दोनों के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। हर एक हलचल जैसे पूरी दुनिया से गायब हो गई थी। मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे आवाजों को किसी ने चुप करा दिया हो। केवल यक्षिणी की सांसों की आवाज थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। उसकी उपस्थिति से दोनों पूरी तरह से सम्मोहित हो गए थे। इस अजीब माहौल में अचानक राकेश ने अपने हाथ छोड़ दिए। वह चुपचाप खड़ा था, अपनी आंखों से यक्षिणी की मूर्ति को घूर रहा था। राहुल और करण का ध्यान उस ओर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि राहुल को अचानक एक जबरदस्त झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह किस स्थिति में था। वह यक्षिणी को देख रहा था और उसकी आंखें अब नीचे की ओर झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसे सीधे देखा तो वह पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाएगा। राहुल ने किसी तरह खुद को संभाला और बिना वक्त गंवाए वहां से भागने की कोशिश की। यक्षिणी ने उसे जाने दिया, जैसे वह बस उसे खेल में शामिल होने का इंतजार कर रही हो। राहुल ने जैसे ही स्टेयर्स तक पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा, जोर से चिल्लाया,
राकेश, करण, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी आ जाओ, ये सिर्फ छलावा है, वो तुम्हें मार डालेगी। लेकिन राकेश और करण अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में थे। यक्षिणी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए उनके शर्ट के बटन खोल दिए। राहुल की आंखों के सामने यह सब हो रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपनी साड़ी उतारनी शुरू कर दी और यह सब राहुल के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन वह इस जाल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। राहुल की आंखों के सामने यक्षिणी धीरे धीरे अपनी साड़ी उतारने लगी। उसके शरीर की बनावट देखकर राहुल का मन फिर से हिचकिचा उठा, जैसे वह फिर से उसी सम्मोहन में फंसने वाला था। लेकिन किसी तरह उसने अपनी नजरें हटा लीं और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों आ जाओ, ये तुमसे खेल रही है, तुम मर जाओगे, जल्दी आ जाओ। लेकिन राकेश और करण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे दोनों यक्षिणी के जाल में पूरी तरह से फंसे थे। राहुल के चिल्लाने के बावजूद राकेश को यक्षिणी अपने करीब खींच चुकी थी और करण भी उसकी माया में खो गया था। राहुल अब समझ गया कि यहां से कुछ भी करना बेकार है। यदि वह उनके पास गया तो खुद भी जान से हाथ धो बैठता। उसने सीढ़ियां लांघते हुए बिना किसी बात का ध्यान दिए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। वह तेजी से भागते हुए मेन गेट तक पहुंचा, जहां उसे वहीं बाबा खड़ा मिला जिसके पास वे यक्षिणी से बचने के लिए गए थे। राहुल को जैसे ही बाबा दिखे उसे एक पल के लिए राहत का एहसास हुआ। वह दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे दोस्त ऊपर हैं, वो सब मर जाएंगे, आप कुछ करो, प्लीज बचा लो उन्हें। लेकिन बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू भी जाने वाला है। राहुल का दिल अचानक बैठ गया। उसे समझ आ गया कि ये बाबा अब ठीक नहीं है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर जोर से हाथ डालकर दीवार से टिका दिया। राहुल को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि वे औजार लेकर आए थे। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और एक झटके से बाबा के पेट में घोंप दिया। जैसे ही चाकू पेट में घुसे, बाबा की पकड़ ढीली पड़ी और राहुल ने भागने का मौका पा लिया। वह दौड़ता हुआ बाहर निकला, अपनी बाइक ली और घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचकर उसने सबको जगा दिया। उसकी धड़कन तेज थी और वह सबको बताने लगा कि क्या हुआ था। उसके दादा दादी, चाचा चाची सब घबराए हुए थे। राहुल ने बताया कि कैसे यक्षिणी ने उनके दोस्तों को फंसा लिया था और बाबा उनके साथ था। उसकी बात सुनकर रमाकांत जी ने चुपचाप कहा, वो बाबा जिनसे तुम मिले थे गांव से बाहर रहते हैं। गांव वाले उनसे बात नहीं करते क्योंकि वही वो शख्स है जिसने यक्षिणी को काबू में किया हुआ है। वह उसे साधना करके पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। राहुल को अब यह समझ में आ गया कि उन्होंने जो भी किया था वह सिर्फ एक भाग्य था, पर क्या उसका सचमुच कोई असर हुआ था? राहुल अब समझ चुका था कि बाबा और यक्षिणी के बीच एक खतरनाक सौदा था। बाबा ने यक्षिणी से बदला लिया था, बदले में उसे जवान लड़कों की आत्माएं दी थीं। यही वजह थी कि गांव वाले उनसे बात नहीं करते थे और उन्हें गांव से बाहर कर दिया था। लेकिन बाबा को कोई मारने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अगर उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वह गांव वालों के लिए खतरा बन सकता था। बाबा ने भूत प्रेत, चुड़ैल, कर्ण, पिशाच सबकी साधना की थी और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। वह मरने के बाद उनकी आत्माओं को बोतलों में बंद कर देता था और उनसे काम करवाता था। राहुल को अब यह सब समझ में आ रहा था। जब वे बाबा के घर गए थे तो वहां बहुत सारी बोतलें पड़ी थीं। अब उसके दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा था, लेकिन उसे अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके दोस्तों के साथ क्या हो रहा होगा। क्या वे जिंदा हैं या फिर यक्षिणी ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया? राहुल ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और आधे घंटे बाद सभी लोग काले मंदिर के पास पहुंचे। लेकिन वहां न कोई मंदिर था, न कोई इंसान था। गांव वालों ने बताया कि आज तक किसी ने भी रात के वक्त उस काले मंदिर को देखा नहीं था। जो भी वहां गया या तो वह लौटकर नहीं आया या फिर वह उसी मंदिर में रहकर रह गया। राहुल अब समझ चुका था कि मंदिर नहीं था, वह सिर्फ यक्षिणी का जाल था और उसने खुद उसे बचकर निकाला था। अब वह अकेला था जो उस खौफनाक जगह से बाहर निकल पाया।
गांव वालों ने हिम्मत हार दी थी। कई लोग डरकर पीछे हट गए थे और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने कहा कि वे अब और कुछ नहीं कर सकते। वे सिर्फ यक्षिणी के जाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। राहुल भी सोच रहा था कि वह क्या कर सकता था, लेकिन फिर उसे अचानक ख्याल आया कि उसे अब अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षित करना होगा। वह दादा दादी, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लेकर बाबा के घर गया, लेकिन वहां ना बाबा थे ना वो बोतलें। घर पूरी तरह से खाली और बिखरा हुआ था। राहुल का दिल अब घबराने लगा। वह अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उन दोस्तों की लाश भी नहीं मिली और ना ही वे कहीं मिले। अब राहुल ने यह कहानी लोगों को बताई, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहां है और क्या हो रहा है। वह अब भी उन घटनाओं को याद करके डर जाता था। क्या हुआ उस काले मंदिर में? क्या यक्षिणी ने उसके दोस्तों को मार दिया, या फिर वे अब भी उस खौफनाक जाल में फंसे हैं? यही सवाल उसके दिमाग में रह गए थे। लेकिन एक बात तो तय थी, यक्षिणी के इस खेल ने उन दोस्तों की जान ले ली थी और राहुल को अब इस सच्चाई से जीना था। तो यह थी आज की कहानी यक्षिणी की, एक खतरनाक और भयावह सच्चाई जो 3 दोस्तों की नादानी को जान की बाजी पर खेलने के बाद खत्म हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।